हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस को पढ़ लिया था। उस पर मैंने आपको समझाया था कि ये टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, कि वह आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक टाइप के हो सकते हैं। और आइसोटोनिक के केस में मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे और ये समझाया कि क्या होता है हाइपोटोनिक और क्या होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है बेटा, आज जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको फार्मूले बता दिए थे, ठीक है, बस उस पर मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवाई थी। तो आज हम लोग एक छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले ही प्रॉब्लम हम लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, सभी लिखेंगे 5%। क्वेश्चन है 5% मास पर वॉल्यूम, 5% मास पर वॉल्यूम यानी कि W/V सोल्यूशन ऑफ ए अननोन सॉल्यूट। बेटा 5% क्या है, वेट बाय वॉल्यूम है, लेकिन वो उसमें जो सॉल्यूट है वो कैसा है, अननोन है। ठीक है, वो अपने को पता नहीं है। आगे लिखेंगे इज आइसोटोनिक विद 6%, इज आइसोटोनिक विद 6% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। बेटा जो अननोन जो सॉल्यूट है उसका पूछ रहा है मोलर मास कितना होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिखता हूँ, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या दिया है, ठीक है, फर्स्ट एक सोल्यूशन है, उसका अपने को क्या दिया है कि वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट कितना दे रखा है, इसने 5 दे रखा है। ठीक है, और इसी का क्या बोल रहा है ये, ठीक है, मोलर मास पूछ रहा है कि इसका मोलर मास कितना होगा। एक अपने पास और भी सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, वो क्या है, ग्लूकोज है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है इसका कितना, 6। लेकिन अपने को क्या करना है, इसका जो है ग्लूकोज है, तो बेटा ग्लूकोज का मोलर मास अपने को पता है, बताया था मैंने कि याद कर लेंगे कितना होता है, 180 होता है। अरे बात समझ में, ठीक है, पूछ रहा है कि ये जो मोलर मास है ये जो है कितना होगा। अरे बात समझ में, ठीक है बेटा, परसेंट जो है वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को बेटा ये निकालना है, तो हम देखेंगे कि वह कौन सा फॉर्मूला है जो इन दोनों को क्या करे, कोरिलेट करे। ठीक है बेटा, आप लोग क्या होगा, मैंने आप लोग को एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था मोलैरिटी के टर्म में। जो मोलैरिटी होती है इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, 10 इंटू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मोलर मास। याद है ये वाला फॉर्मूला, मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था बेटा इसका बार बार यूज़ आता रहेगा। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये सोल्यूशन 1 है, ये सोल्यूशन 2 है। दोनों को बेटा क्या क्या बोला है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब क्या, ठीक है, यानी कि दोनों की जो मोलैलिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगर बेटा मैं इसको M1 मान लूँ और इसको कितना मान लूँ, M2 मान लूँ, तो दोनों क्या होंगे, ये अननोन मान लें, चलिए MU अननोन है और ये क्या है, ये ग्लूकोज है, Mg मान लिया। क्लियर है ये, आ रही बात समझे। तो फॉर इन अकॉर्डिंग टू आइसोटोनिक कंडीशन, बेटा आइसोटोनिक कंडीशन अगर होती है तो कल मैंने क्या समझाया था बेटा, आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन क्या होती है हमेशा, C1 = C2 और C क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर जो है वॉल्यूम, यानी कि क्या होता है, उनकी मोलैरिटी भी क्या होगी, सेम। यानी कि बेटा M जो अननोन है उसका जो मोलैरिटी होगी Mg की क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि 10 इंटू परसेंट W/V अपॉन मोलर मास। बेटा ये पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है सॉल्यूट का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू परसेंट W/V इज डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और ये क्या है, अननोन है। ठीक है, अपने को ये पता है कितना दे रखा है इन्होंने, बेटा ये दे रखा है कितना, 5 ये पूछ रहा है। ठीक है, ये अपने को पता है ये कितना दे रखा है, इन्होंने 6 दे रखा है। इसको अपन ने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, ये 180 आ गया। बेटा 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 6 3 जा 18, ठीक है, 5 3 जा 15, यानी मोलर मास इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 150। दैट इज योर आंसर। क्लियर है ये, तो कितना आ गया भैया, 150। क्लियर है ये, ठीक है, तो नोट कर लेंगे इस सोल्यूशन को। ठीक है, पॉज करके उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन करेंगे। कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 पॉइंट, बेटा डिजिट को ध्यान से सुनना है, नहीं तो आपका बेटा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, 0.004 मोलर। ठीक है, समझा दिया था मैंने बेटा लास्ट क्लास में, मैंने बताया था कभी भी आपको बेटा अगर क्या बोलता है मोलर,
मोलर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये इसको स्मॉल m मोलर है तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। क्या है ये क्या दे रखा है, मोलैरिटी बोल रहा है, ठीक है। और अगर कहीं पर लिखा है मोलल, ठीक है, कहीं मोलल लिखा हुआ है तो इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये किसको डिनोट करता है, ये मोलैलिटी को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए कहता है, क्वेश्चन है, कहता है 0.004 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4 is isotonic with 0.01 मोलर सोल्यूशन, मोलर ही है, मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट सेम टेम्परेचर कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा अल्फा पूछ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्या दे रहा है, Na2SO4। अब बेटा जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बेटा ये जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जेई का है, ठीक है, ये जेई में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लेते हैं अपने पास क्या क्या डाटा दे रखा है, ठीक है। Na2SO4 की कंसंट्रेशन दे रखा है, बेटा इसका सोल्यूशन मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, सोल्यूशन, ठीक है। किसका दे रखा है बेटा, कंसंट्रेशन दे रखा है किसका, Na2SO4 का। कितना दे रखा है इन्होंने, ठीक है, 0.004, ठीक है, 0.004 मोलल है यानी कि जो है मोलर है यानी कि कंसंट्रेशन दे रखा है। और दूसरा जो है वो क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, यानी कि बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन्होंने क्या दे रखा है, 0.01 दे रखा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है इसमें, अल्फा कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला क्या बताया था, I/C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2, इसको मान लेते हैं C2, और C1 यहाँ क्या है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है, C1C2 मान लेते हैं, और ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। बेटा इसका I अगर मैं देखूं, ठीक है, I और अल्फा का क्या रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है आसानी से डिसोसिएट है, तो I इक्वल टू क्या होता है, 1 + n-1 अल्फा। क्लियर है ये। अब अपन बेटा इसका n बता सकते हैं, जब हम इसको Na2SO4 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 2Na++SO4 -2, 2 1 कितने हो जाएंगे, 3, तो 3 में से 1 गया कितना है बेटा, अरे 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि बेटा ये जो I है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 + 2 अल्फा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ कितना रख दिया जाएगा, ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। अब मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, 1 + 2 अल्फा, ठीक है, इंटू बेटा C1 कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.004 इक्वल टू कितना कर देंगे, 0.01। ध्यान देखेंगे मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ। बेटा मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ, बेटा कैलकुलेशन ही मस्ट है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में, आप ये बात याद रखिए, कैलकुलेशन मस्ट है आपका। बेटा कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो है प्रॉब्लम्स उतनी ही ये समझ लीजिए कम होगी, क्योंकि बेटा मोस्टली क्या आपको मिलने वाला है, इसमें कैलकुलेशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अपने को पता है बेटा यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2 है, तो मैं अगर इसको 1 0 और बढ़ा दूँ तो मैं इस डेसिमल से इस डेसिमल को क्रॉस कर सकता हूँ। ये क्या हो गया, ये 4 हो गया, 10, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 10/4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये टोटल 2.5, ठीक है। यानी कि 1 + 2 अल्फा इक्वल टू कितना, 10/4 यानी कि 2.5, ढाई आ गया बेटा। एक ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2.5 - 1 कितना जाएगा, 1.5। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना गया, 0.75। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा। अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में परसेंट में पूछेगा तो कितना आंसर लिखेंगे, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कितना है 0.75। अगर पूछता है इसी में परसेंटेज ऑफ अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना लिखेंगे, 75%। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक है बेटा। ये 2 क्वेश्चंस और इनके आंसर्स, ठीक है, हो चुके हैं, ठीक है। चलिए बेटा अब अपन जो है आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे इसमें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। जैसा कि मैंने बोला था तो अब हम लोग सोल्यूशन को एक दूसरे टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड होती हैं,
फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग होती हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ बेटा इसको हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, लिख सकते हैं उसमें सॉल्युबिलिटी और फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी और फिजिकल स्टेट। ठीक है बेटा, ये जो आप देखते होंगे जब भी आप जो है, जैसा कि मैंने बोल रखा है आप लोगों को, ठीक है, जब भी आप बेटा जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, ठीक है, कंपटीशन के, ठीक है, चाहे वो बच्चा जो है मेडिकल का हो या फिर इंजीनियरिंग का हो, तो आप देखते होंगे उसमें एक जो है हेडिंग देता है सॉल्युबिलिटी का, कि उसके सारे क्वेश्चन कितने होते हैं सॉल्युबिलिटी के, तो उसके मोस्टली क्वेश्चन बेटा अब आगे जो है इसी टॉपिक से निकलते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें अपन कुछ समय तक 1-2 लेक्चर लगेंगे इसको पूरा करने में। देखते हैं सॉल्युबिलिटी। तो बेटा सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे कर सीखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप ऑफ सोल्यूशन में बेटा सबसे पहला हम लिखेंगे इसके अंदर सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। बेटा जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड। बात करते हैं कि सर ये सॉलिड इन सॉलिड का क्या मतलब है, क्या ये एक सोल्यूशन है? बेटा बिल्कुल सोल्यूशन है। मैंने टाइप ऑफ सोल्यूशन में फिजिकल स्ट्रीम स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कि जब एक सॉलिड यानी कि अपना क्या बेटा अपना सॉल्यूट भी कैसा है सॉलिड और सॉल्वेंट भी कैसा है सॉलिड, इस टाइप का सोल्यूशन क्या कहलाता है? कहलाता है सॉलिड सॉल्व। याद है इसे क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल्व कहते हैं, ठीक है। लेकिन सॉलिड सॉल्व जो हम बोलते हैं, ठीक है बेटा, यह एक टाइप का क्या सोल्यूशन का नाम है। सोल्यूशन का क्या है? नाम है। लेकिन जो बनता है बेटा वो जो है, अगर हम क्या करें सॉलिड सॉलिड, तो मोस्टली जैसा कि मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में हम सॉलिड को एक मेटल मान के चलें अगर, ठीक है, मेटल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसा कि बोला था मैंने सॉलिड लिया जाएगा। तो उसके बिहाफ पे मैं बोलूँ तो बेटा जब भी हम दो सॉलिड को मिक्स करेंगे तो हमेशा फॉर्म होता है क्या? एलॉय। क्या बनता है? हमेशा एलॉय का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें एक छोटी सी लैंग्वेज लिख लेंगे, लिखेंगे when any solid solute dissolve in solid solvent then they also form a type of solution called as solid solve ऑब्लिक लगा लिखेंगे और एलॉय, और एलॉय के ब्रैकेट में लिख देंगे और एलॉय ALLOY एलॉय, जैसे ब्रॉन्ज, ठीक है, जर्मन सिल्वर, ठीक है, रोल्ड गोल्ड, ये सब क्या है? एलॉय, ठीक है। एलॉय ब्रैकेट में लिखेंगे व्हेन मेटल्स आर मिक्स्ड, ब्रैकेट में लिख देंगे व्हेन मेटल आर मिक्स्ड। क्लियर है ये? आगे लिखेंगे दे आर ऑफ 2 टाइप्स। बेटा ये जो होते हैं सॉलिड इन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। लिखेंगे दे आर ऑफ 2 टाइप्स। इतने कितने टाइप के होंगे? ये 2 टाइप के होंगे, ठीक है बेटा। यहाँ 1 मैंने माना है इसलिए मैं इसको क्या मानूंगा? A और B करके मानता हूँ। ध्यान से देखेंगे A और B। तो सबसे पहला एक होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है बेटा अपना वो होता है इंटरस्टिशियल, ठीक है, इंटरस्टिशियल सॉलिड। चलिए बेटा समझते हैं, ठीक है। ये किस बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ आपको? बेटा ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ किसके बिहाफ पे? जब हम एक सॉलिड को एक सॉलिड के अंदर क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, उसके बेसिस पे है ये, ठीक है। वैसे सॉलिड का क्लासिफिकेशन कितने टाइप के हो सकते हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और इंटरस्टिशियल आप पढ़ चुके हैं। वाइड जिसमें बनता है वो वाला केस है ये, ठीक है। बात करेंगे सर ये सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड कैसे होते हैं, ठीक है। जैसा कि बेटा आपको जो है सॉलिड स्टेट पढ़ाया था, ऑफलाइन में पढ़ाया था उसको मैंने, ठीक है। तो क्या है आपने देखा होगा कि सॉलिड, बेटा ये अपना बोर्ड कैसा है? वो चैप्टर 3D में था, अपना बोर्ड कैसा है बेटा? ये 2D बोर्ड है। तो मैं इस पर बेटा स्फेयर्स तो नहीं ड्रा कर सकता, मैं केवल सर्कल ड्रा कर सकता हूँ। बेटा स्फेयर्स इसमें नहीं हम बना सकते, लेकिन सर्कल बना सकते हैं। तो मैं सर्कल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो बेटा जैसे सॉलिड है, ठीक है, तो क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड, ठीक है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये सॉलिड है, जानते हैं बेटा इनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। अब इस तरह से ये क्या है? जुड़े हुए हैं। आ रही बात समझ में? अब क्या है, सारे एक ही टाइप के हैं, सबकी साइज लगभग मान लेंगे एक है, ठीक है। क्या हो अगर मैंने इसमें कोई अलग से क्या किया? एक सॉलिड पार्टिकल डाला, लेकिन अगर कैसा हो बेटा, अगर मैंने डाला इसको मैं अलग कर, ये मैंने ये पार्टिकल यहाँ जगह कवर कर लिया, इसने ये जगह कवर कर लिया, तो इस टाइप का जो सॉलिड बनेगा, जो नया सॉलिड बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड। सर इसको नाम सब्स्टिट्यूटेड क्यों दिया गया है? ठीक है, जब क्या हो व्हेन सेम टाइप
व्हेन सेम साइज कह देंगे, सेम साइज ऑफ सॉलिड आर मिक्स टुगेदर, देन दैट टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड। तो बेटा सब्स्टिट्यूटेड वर्ड क्यों यूज़ किया? सपोज करिए बेटा अभी जो है जैसे बहुत से बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अभी क्रिकेट का जो है अपना जो है प्ले चल रहा है। अब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई बच्चा, ठीक है, अब एक बच्चा क्या हुआ, ठीक है, सपोज करें उसको चोट लग गई है कुछ, तो हम क्या करते हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, जो उसकी जगह ले सके, ठीक है। अब ये तो है नहीं, अब क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो हम कोई हॉकी खेलने वालों को बुला के लाएंगे, ऐसा नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे उसी, यानी कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है ये आरी बात में, यानी कि किसमें साइज में क्या हो, सेम हो, तो उस टाइप का सॉलिड क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि दोज टाइप ऑफ सॉलिड सोल्यूशन, दोज टाइप ऑफ सॉलिड सोल्यूशन, दोज टाइप ऑफ सॉलिड सोल्यूशन इन विच सेम साइज पार्टिकल आर मिक्स्ड, इन विच सेम साइज पार्टिकल आर मिक्स्ड, जिसमें क्या करते हैं, सेम साइज के पार्टिकल को क्या करते हैं बेटा, मिक्स करते हैं। आगे बात समझ में बेटा, थोड़ा सा इसका यूज़ होता है इसलिए मैंने समझा दिया, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे आते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड। इंटरस्टिशियल बेटा आप सभी जानते हैं बेटा, जो कि क्या है कि हम क्या करेंगे, सर्किल बनाते हैं सॉलिड में। ठीक है बेटा, जब आप सॉलिड में क्या करेंगे, जब आप सर्किल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्पेयर्स तो ड्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ मैंने तरीका बताया था आपको कि आपको बनाना कैसे है। ठीक है, तो आप एक चीज़ बेटा खुद जो है माइंड मेकअप करके बताइए कि जब भी हम क्या करेंगे बेटा, सॉलिड का फॉर्मेशन इस तरह से करेंगे तो उनके बीच में क्या होती है, कहीं ना कहीं जगह खाली रह जाती है, एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड एज, अभी मैं बता देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, वाइड। इसे क्या कहते हैं, वाइड के नाम से जानते हैं, अपन पढ़े हुए थे अपने सिलेबस में, बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस में केवल 2 ही थे। ठीक है, एक था ऑक्टाहाइड्रल OHB और टेट्राहाइड्रल THB होता है। ठीक है, तो ये मैंने सॉलिड में पढ़ा दिया था। तो बात करेंगे इसकी कि सर जो है इंटरस्टिशियल क्या होता है बेटा, इसी जगह को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल में बेटा कौन आ सकता है, जब कोई छोटा पार्टिकल अगर इसमें आ जाए, कैसा आ जाए, एकदम छोटा सा कोई पार्टिकल आ जाए, तो हम इस टाइप का जो सॉलिड, अब जो सॉलिड बन जाएगा, दैट सॉलिड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सॉलिड। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि दोज टाइप ऑफ सॉलिड सोल्यूशन इन विच, ठीक है, पार्टिकल्स द साइज ऑफ पार्टिकल नॉट बी सेम, लिख देंगे कि दोज टाइप ऑफ सॉलिड सोल्यूशन, दोज टाइप ऑफ सॉलिड सोल्यूशन इन विच, या those type of solid in which the size of particles not be same, the size of particle not be same, called as interstitial solid। उसे क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल सॉलिड कहेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे बेटा, डायग्राम बना लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके है, ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अपन आगे। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा अपना सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद, ये बेटा हो गया कौन सा, सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट दूसरा लिखते हैं सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा सॉलिड इन लिक्विड। बेटा बात कर लेते हैं हम किसकी, सॉलिड इन लिक्विड को। ठीक है, किसी भी सॉलिड इन लिक्विड से आप क्या समझे बेटा, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब होता है कि बेटा सॉलिड इन लिक्विड है, यानी सॉलिड क्या हो जाएगा अपना, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या होगा इसमें, सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ और ये दोनों जैसे मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, अपना सॉल्यूशन बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। इसको बेटा वैसे देखा जाए, ठीक है, तो इसको जो है हम लोग जो है जैसे लिक्विड सॉलिड मिला दिया तो सबके क्या है, एक नाम दिए गए हैं जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो सबका क्या होता है बेटा, इनमें जितने भी हैं, ठीक है, सबके क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर क्या होते हैं, नेम होते हैं। ठीक है, जिसको मैंने आपको सासा जिया करके मैं आपको समझा चुका हूँ कि जेल कहते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अपन को वो नहीं समझना है क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी को समझने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब अपन जो क्या करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा, ध्यान सुनेंगे, ठीक है, एक टाइप का ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या हो, सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, तो उसे क्या कहते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन बात करेंगे सर सॉलिड और सॉलिड लिक्विड में किस तरह से सॉल्युबल होगा। आ रही बात समझ में। तो एक चीज़ लिखेंगे इसमें, एक चीज़ लिखेंगे कि when any solid mixed, when any solid mixed लिख सकते हैं और डिजॉल्व लिख सकते हैं, डिजॉल्व in any liquid then they form a type of solution also, a type of solution also।
बेटा अब हम इसमें सीखेंगे सॉल्बिलिटी के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को इन द फॉर्म। बेटा अभी हम क्या कहेंगे, यह एक सोल्यूशन है, जैसा आप देखते होंगे चीनी और पानी अपन मिला देते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा एक कंडीशन है यहाँ पे जो मैं समझाना चाहूँगा, वो है कि क्या जैसे वाटर है, ठीक है, तो वह कितना ज़्यादा शुगर को डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है, वही उसकी क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे सर कितना सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, तो क्या ध्यान सुनेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉलिड, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉलिड विच इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ 100 ग्राम लिखेंगे, 100 ग्राम ऑफ एनी सॉल्वेंट, स्टार बना के एक पॉइंट लिखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, लिखो उसमें द अमाउंट ऑफ सॉलिड, ब्रैकेट में लिख देंगे सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉलिड ब्रैकेट में लिखेंगे सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे वाटर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में लिख देना, मोस्टली वाटर यूज होता है, वाटर is called as solubility of solvent, ठीक है। जैसे क्या है, अपन ने क्या किया बेटा, अलग अलग कंटेनर ले लिया, ठीक है, आ रही बात समझ में, अलग अलग कंटेनर ले लिया। अब क्या इस सभी में मैं क्या करूं, अगर 100 ग्राम वाटर ले लूं, सभी मैंने क्या किया, 100 ग्राम सभी में ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने शुगर डाल दिया, ठीक है, इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, इसमें मैंने जो है कोई अलग चीज़ जो है इसमें ऐड कर दी, ठीक है। अब क्या है बेटा, जैसे क्या है, अब सपोज करते हैं कि शुगर मोस्टली ज़्यादा तेज डिजॉल्व हो गया, तो हम ये कहेंगे, ठीक है, कि ये जो अपना वाटर है इसकी जो सॉल्बिलिटी है एज कम्पेयर टू शुगर, ये क्या है, सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। क्लियर है ये, ठीक है। तो यही होती है सॉल्बिलिटी, जैसे होता नहीं वर्ड आ गया सर सॉल्बिलिटी होती क्या चीज़, समझ में आ गया, किसी भी जो है सॉल्वेंट की वह प्रॉपर्टी, वह जितने उसका एक फिक्स अमाउंट ले लीजिए, वह जो है उस अमाउंट के अंदर जितने जो है सॉल्यूट पार्टिकल को घोल ले, वही उसकी क्या कहलाती है, अपना सॉल्बिलिटी कहलाती है, ठीक है। लेकिन बेटा कोई भी चीज़ ऐसे सॉल्वेबल नहीं होता है, स्पेशली सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसलिए उसी में नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोले लिखेंगे इसमें कि बट इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्बिलिटी बिकम डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स मेनली, और यहाँ लिखता हूँ मैं 2 फैक्टर्स मेनली, देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो इसमें बेटा इसके अंदर मैं 2 फैक्टर बताता हूँ आपको, 2 फैक्टर होते हैं ए बी करके, ठीक है। एक होता है अपना हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, और दूसरा होता है लैटिस, या कहीं लैटाइस बोलते हैं, लैटाइस एनर्जी या लैटिस एनर्जी, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ होता क्या दोनों, ठीक है, बेटा ध्यान सुनेंगे, ठीक है। किसी भी, जैसे कि हम लैटिस एनर्जी में बढ़ा चुका बेटा, ये दोनों के दोनों हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये दोनों केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 11th क्लास के टॉपिक थे, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ मैं बहुत डिटेल में। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, किसी चीज़ को हाइड्रेट करने से जो एनर्जी रिलीज मिले, यानी वाटर के ऑन डिजॉल्विंग वाटर, ठीक है, किसी भी आप इलेक्ट्रोलाइट का किसी चीज़ को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो जितनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर है ये, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं, जैसे बेटा NaCl है, हमने क्या किया, इसको वाटर में घोल दिया, नमक इसको मैंने वाटर में क्या किया, घोल दिया, तो क्या होगा ये, ठीक है बेटा, ये Na+ किस में टूट जाएगा, ये Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। तो सर इसका हाइड्रेशन हुआ कैसे, हाइड्रेशन बेटा कुछ इस टाइप से होता है कि इसके सराउंडिंग में, इन सभी के क्या होते हैं, इनके सराउंडिंग में क्या आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, क्यों, ताकि ये किसी से फिर से जुड़ ना पाए, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, साइड में आ जाते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहा जाता है। आ रही बात समझ में, क्लियर है ये, ठीक है। तो एक हो गया क्या, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ये क्या होती है, एक टाइप की ऐसी एनर्जी होती है जो क्या होती है, रिलीज होती है, एक टाइप की ऐसी एनर्जी जो क्या होती है, हमेशा क्या होती है, रिलीज्ड होती है, रिलीज्ड, ठीक है। बात करेंगे लैटिस एनर्जी, सर लैटिस एनर्जी का खेल क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ मैंने पढ़ाया था, याद करिए, व्हेन एनी गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन
are condensed with each other and form 1 mole of ionic solid, then energy will be released and this energy is called as लैटिस एनर्जी या लैटिस एनर्जी। क्लियर है बेटा, 11th क्लास में पढ़ा था, एक बार रिकैप करवा दिया मैंने। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है बेटा? लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो लैटिस, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सॉलिड में भी पढ़ा है मैंने, ठीक है। क्या होता है लैटिस? ठीक है, किसी चीज़ को, जैसे बेटा NaCl है, ये क्या होता है? रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, भी एक 3D टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अभी सपोज कर लेते हैं कि इस टाइप से क्या है, ये 3D में अरेंज है, ठीक है। कुछ पार्ट के लिए यहाँ इस तरह से क्या हुआ, NaCl के लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये पार्ट के लिए एक दूसरे से क्या होते हैं, एकदम पास क्या होंगे, जुड़े होंगे, ठीक है। जुड़ करके क्या करेंगे, ये लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे, एक दूसरे से क्या होते हैं, इस तरह से टाइटली हेल्ड होंगे एक दूसरे से, आ रही बात समझ में, ठीक है। जुड़े होंगे तो जुड़ करके क्या करते हैं, लैटिस यानी कि 3D जो है एक टाइप का जाल बनाते हैं, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, इनको तोड़ने के लिए बेटा, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को अलग करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वही क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी कहलाती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? ठीक है, अब समझना है मेरी बात को बेटा, ये तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ जब कोई क्या होता है, बॉन्ड टूटेगा तो दिमाग में बैठा लो, जब भी बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी अपने आप रिलीज होती है, ठीक है। तो अब सर ये जो है टूटने वाली खेल क्या है सर, इन दोनों का ध्यान समझेंगे बेटा इस चीज़ को, ठीक है। आपको ये याद रखना है केवल, जब भी बेटा क्या है, या एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, याद रखेंगे हमेशा, नोट करके यहाँ लिख लेंगे कि सॉल्युबिलिटी के लिए, मैंने बोल दिया ना ये दोनों के लिए, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी में याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, फॉर सॉल्युबिलिटी याद रखेंगे, अगर क्या है, अगर बेटा किसी की हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, अगर ज़्यादा है, ये लगने वाली एनर्जी होती है। ये कौन सी एनर्जी होती है बेटा, लगने वाली एनर्जी होती है। और ये कौन सी होती है, ये रिलीज होने वाली एनर्जी होती है। बेटा अगर रिलीज होने वाली एनर्जी क्या हो, इनको बाइंड अप करने में लगने वाली एनर्जी से ज़्यादा हो तो क्या करेगा, इसको बेटा आसानी से तोड़ देगा। यानी जब भी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, लैटिस एनर्जी से ज़्यादा, ये बांधे रखने वाली एनर्जी है, और ये क्या है, ये तोड़ने वाली एनर्जी, हाइड्रेट करने वाली एनर्जी है। जब भी ये एनर्जी बेटा इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, देन कंपाउंड मस्ट बी सॉल्युबल। तो कंपाउंड कैसा होगा बेटा, सॉल्युबल होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। बट अगर क्या हो जाए बेटा, अगर लैटिस एनर्जी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए हाइड्रेशन एनर्जी से, तो कंपाउंड कैसा होगा, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट था सॉलिड के केस में। क्लियर है इतना? आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग दी solubility of solid in liquid। हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग दी solubility of solid in liquid, ठीक है। ऐसे फैक्टर जो solubility को क्या करें, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। बेटा एक चीज़ मैं बहुत समय से आप लोग को सिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर याद हो आप लोगों को, ठीक है। मैं आप लोग को बहुत समय से सिखा रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी में सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर तो ये, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि बेटा क्या होता है, जैसे में तैसा। यानी इसका मतलब क्या है, अगर कोई कंपाउंड कैसा है, कोई अगर पोलर है तो वह पोलर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, और अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में क्या होगा, अगर पोलर है तो पोलर में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। सर पोलर और नॉन पोलर कैसे पहचानते हैं बेटा, इस पर मैंने जो है एक सेपरेट वीडियो बना करके पहले ही रखा हुआ है, ठीक है। कभी हम जो है अभी जल्द ही हो सकता है हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 मिनट केमिस्ट्री, तो उसमें मैं आपको जो है इतने जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, पहचानने के जो ट्रिक्स होते हैं वो 10 मिनट के अंदर में सिखा करके उन पे वीडियो आगे आने वाले वक्त में बनाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने को डायरेक्ट हम करके पहचान सकते थे कि कोई कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर, हमको कुछ नहीं करना होता, बस बेटा क्या करना है, ठीक है, मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं तो क्या करना है, कंपाउंड को बस घूर के देख लो, बता देगा वो कि वह पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट ये लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी वाला सिखा दिया है, ठीक है। एक और जो है इसके अंदर एक तीसरी हेडिंग भी डाल लेंगे कि तीसरा क्या होता है। तीसरा लिखेंगे टेम्परेचर में क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि टेम्परेचर की अगर हम केस की बात करें, ठीक है, तो आपने देखा होगा रिएक्शंस जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। कैसे होती हैं, एक एंडो होता है और एक क्या होता है, एक्सोथर्मिक। सर एंडोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक नाम से क्लियर है बेटा, एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी का यूज हो, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है। यानी सिंपल सी बात है, अगर बेटा हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ब्रेक डाउन होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी,
इंक्रीजेज बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि जितने भी बेटा ध्यान सुनेंगे, जितने भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं अगर उन्हें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, और अगर क्या है, इफ रिएक्शन बिकम्स एक्सोथर्मिक देन ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्बिलिटी विल बी इंक्रीजेज। ये बेटा रूल हो गए आपके। ठीक है, अच्छा सर इसको एक्सप्लेन कैसे, ये कहाँ पढ़ाया जाता है बेटा? ये चीज़ मैं पढ़ाता हूँ कहाँ पे, जो है आपके 11th क्लास की याद करिए। 11th क्लास में पढ़ाता पढ़ने कौन सा, केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाता हूँ ना, ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अंदर ये चीज़ पढ़ाई जाती है, टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन पे। क्लियर है क्या इतना? ठीक है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये बस यहाँ तक रहेगा। अब तीसरा, इसके अंदर बेटा अब तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। बेटा इस पे लिख लेंगे इम्पॉर्टेंट। इन सभी में बेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, किसी गैस की सॉल्बिलिटी किस में, किसी लिक्विड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस की ये क्या है, सॉल्बिलिटी है। चलिए मैं एक बार बताता हूँ बेटा, इसे ही कहते हैं हेनरीज लॉ। इसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, कि गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड में, बेटा ये चीज़ हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा क्या होता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में देखा होगा। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है बेटा, आप देखते होंगे कि इसमें क्या किया होता है। ठीक है, इन्होंने जो है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कुछ जो है देखे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे भरी होती है, गैस फिल की होती है इसके अंदर। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, ठीक है, अगर ये कोल्ड ड्रिंक बाहर धूप में रखी हुई है तो क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है? नॉर्मली ऐसे रखी है तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें बेटा, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को कम कर दें, ठीक है, कहते हैं ना कि चिल्ड देना एकदम। ठीक है, तो क्या करना बेटा, फ्रिज में हम रखेंगे तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर को क्या होगा, टेम्परेचर काफ़ी कम करेंगे, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो गैस होती है इसके अंदर वो क्या होती है, पूरी अच्छे से क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हम जैसे ही ढक्कन को बेटा ओपन करेंगे तो बाहर कितना है, 1 atm एटमॉस्फेयर प्रेशर, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए क्या होती है, गैस ऊपर जाने लगती है। लेकिन ये सर कैसे होता है, ये प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये पूरा किसने समझाया था, हेनरी ने समझाया था। ठीक है, अब ये मत कहिएगा बेटा कि क्या सर हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे तो उन्होंने क्या ये कोका कोला की फैक्ट्री खोल रखी थी, उसमें काम करते थे जिसको दे, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या हम पढ़ रहे हैं, केमिकल्स की बात कर रहे हैं। बस मैं उसको लॉजिकल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जो हम जनरली जो है डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो कॉन्सेप्ट अपना हेनरी वाला, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हम लोग जो है अपना कोका कोला की बोतल के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो बस आज की क्लास बस इतनी रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का कॉन्सेप्ट, उस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।